वेलकम बैक टू स्नैपसॉल्व स्टूडेंट्स, अनदर क्लास ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो आज हम अपना टॉपिक आगे फर्दर मूव करेंगे, बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। अगर हमारे पास में एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर अगर आपकी एज लेंथ जो है वो a है, और अगर आपको उसके अंदर एक सर्कल दिया जाए जिसका रेडियस है r, तो आप लोगों को मुझे वीडियो के एंड तक ये आंसर करना है कि उसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी। क्या है? एक सर्कल है आपके पास जिसका रेडियस है r और एक स्क्वायर है जिसकी एज लेंथ है a, तो आपको मुझे उसकी पैकिंग फ्रैक्शन बतानी है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन अब हम वीडियो के एंड में करेंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। तो अब आपको ये तो समझना ही पड़ेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। चलिए हम बताते हैं। जब भी हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं तो वो दो टाइप्स के होते हैं। वो 2 डायमेंशनल में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और 3 डायमेंशनल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 2 डायमेंशनल की बात करें तो 2 डायमेंशन क्या होता है? एक्स और वाई एक्सिस, बिल्कुल। वहीं पे अगर आप 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो आपके पास एक्स एक्सिस भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। तो अब हम 1 बाय 1 इन सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो आपके सामने एक फिगर है। एक मेरे पास में लेयर है जिसके साथ में मैंने बिल्कुल सेम वैसी की वैसी लेयर उसके नीचे बनाई है, यानी कि हमने ये लेयर बनाई है और एकदम सेम इसके नीचे ऐसी लेयर बनाई है। तो 2 डायमेंशन के अंदर जब आपके एटम्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं तो आप उन्हें ए टाइप पैकिंग कहते हैं। ठीक है, ओके। वहीं पे अगर मैं एक लेयर एक टाइप की रखूं और दूसरी बदल दूं तो वो कौन से टाइप की हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी ए बी टाइप की। तो वो भी आपको दिख रहा है ए बी ए टाइप की। तो ये होती है आपकी ए बी टाइप की लेयर है। ठीक है, ये तो थी 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल यानी कि सिर्फ एक्स और वाई में। लेकिन अब हमारे पास में 3 डायमेंशनल आ गया। अब हमें समझना है कि 3 डायमेंशन में दैट इज एक क्यूब या फिर क्यूबॉइड जैसी हम बातें करते हैं, जेड एक्सिस को भी इंक्लूड करना है। तो वो कैसे करेंगे? चलिए डिस्कस करते हैं। 3D पैकिंग कैसे होगा? सेम जो हमने 2 डायमेंशनल में ए टाइप इमेजिन किया था, सेम आप इमेजिन कीजिए कि ये आपका ए टाइप है और ये भी आपका ए टाइप है। अगर मैं यहाँ पे आपको फिर से थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अगर मैं ए टाइप की लेयरिंग के बिल्कुल ऊपर सेम वैसे ही क्यूब्स और रख दूं, यानी कि जो ये लेयर है इसके एग्जैक्ट ऊपर आप एक और लेयर रख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? वो लेयर कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे भी होगा, ये भी होगा। ये मैं सिर्फ आपको इमेजिन करवा रही हूँ। तो जब आप उन सभी एटम्स के सेंटर्स को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक क्यूब जैसा बनेगा, राइट? तो वो होती है आपकी ए टाइप पैकिंग 3 डायमेंशनल के अंदर। और ए टाइप पैकिंग 3 डायमेंशनल के अंदर हमें प्रिमिटिव यूनिट सेल देती है, जिसके अंदर सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरेस्टिंग लगा ना? अगर लगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो ये होती है आपकी ए लेयर और ये क्लोजली पैक्ड नहीं होती। क्लोजली पैक्ड नहीं होती से मेरा कहने का मतलब है कि जो ये स्पेस होता है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये वेकेंट स्पेस होता है। और जब आप इस तरीके की पैकिंग करते हैं तो ये स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ये जो स्पेस होता है उसको एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं वॉइड, और हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हो गई हमारी ए टाइप लेयरिंग। दिस इज नॉट क्लोजली पैक्ड एंड इट इज अ टाइप ऑफ क्यूबिक प्रिमिटिव सेल। इसमें कोई डाउट नहीं है? परफेक्ट। चलिए अगला क्या होगा? अब मैंने आपके सामने ए बी टाइप कर दिया। देखिए ये मेरी एक लेयर है, दूसरी लेयर मेरी ये बी है और फिर से मेरी ए लेयर है। ए बी टाइप लेयरिंग है। अब आपको क्या करना है? इस ए बी टाइप लेयरिंग के ऊपर भी सेम ऐसी ही लेयर लाके रख देनी है। तो आप क्या देख रहे हैं? नीचे एक हेक्सागन बन रहा है, तो अगर सेम लेयर के ऊपर एक और लेयर बनेगी तो फिर से हेक्सागन बनेगा। और वो हेक्सागन बनने के बाद में जो ए बी टाइप लेयरिंग आती है वो क्लोजली पैक्ड होगी, क्योंकि इस बार स्पेस पहले के कंपैरिजन में कम होगा। और इस टाइप के क्यूबिक सिस्टम को हम हेक्सागन कहते हैं और इसे हेक्सागनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। इसके बारे में हम डीप डिस्कशन भी करेंगे, सो डोंट वरी। ओके, चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। अब हम सभी की पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं।
एक टाइप मैं आपको समझाऊंगी, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए, कैलकुलेटिंग द पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम पैकिंग फ्रैक्शन 3 डायमेंशनल में कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। 2 डायमेंशनल इज वेरी इजी। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो भी 2 डायमेंशनल का है, तो आप मुझे 2 डायमेंशनल का आंसर खुद देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए, कैलकुलेटिंग द पैकिंग फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें इमेजिन करनी है। हम एक क्यूबिक सिस्टम लेंगे हर बार, और उस क्यूबिक सिस्टम में हम जो एज लेंथ लेंगे वो ए लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज योर एज लेंथ। अगर क्यूब है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब होगी, ए इंटू ए वॉल्यूम, परफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है पैकिंग फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं। जो भी हमारा क्यूब है उसके अंदर कितने एटम्स हैं, तो आप कैसे पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ योर एटम्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ योर एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ योर यूनिट सेल, राइट। तो ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन, कोई डाउट नहीं है। यानी कि अगर मैंने आपसे प्रिमिटिव यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकालने बोला, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि रैंक कितना है, टोटल इफेक्टिव एटम्स कितने प्रेजेंट है, उन एटम्स की वॉल्यूम निकालेंगे और उस वॉल्यूम को किससे डिवाइड करेंगे, क्यूब की वॉल्यूम से, ठीक है। तो चलिए, प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम, हमें पता है प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम में एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। आपको याद है मैंने आपको बोला था कि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो हमने रैंक्स निकालना सीखा था, परफेक्ट। अब वो यहाँ यूज होगा। अगर आप प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं तो आप ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो ए और बी एटम्स है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर ए और बी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कि ये भी आर डिस्टेंस है और ये भी आर डिस्टेंस है, तो मैं बोल सकती हूँ दैट 2r इज इक्वल टू ए, बिकॉज मैंने आपको इनिशियली बोला था कि जो एज लेंथ है वो हमेशा ए होगी, राइट, ठीक है। ऑल द कॉर्नर एटम्स मस्ट बी सेम, है ना, तभी तो हम आर, अगर रेडियस सबका सेम होगा तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हमें पता चल गया। रैंक निकालो, प्रिमिटिव की रैंक कितनी थी, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर थे, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8 थे, तो 1/8 इंटू 8 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यहां से आपका रैंक आ गया 1। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और एक ही एटम है टोटल इफेक्टिव, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगी, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, एंड उसको डिवाइड किससे करना था, क्यूब की वॉल्यूम से, क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब। अब मैं आर और आर को काट सकती थी। आप बोलोगे मैम यहाँ आपने ए नहीं लिखा, ये देखिए हमने ऊपर कहाँ स्टडी किया था, हमने स्टार्ट किया था a इज इक्वल टू 2r से, तो इस a की वैल्यू मैंने 2r क्यूब डाल दी, ठीक है। तो यहां से आप जब इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वॉल्यूम आ जाएगी 52%, ठीक है। अगर ये समझ आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और अगला पैकिंग फ्रैक्शन आप खुद निकालेंगे, ठीक है। जब मैं आपको बोलूंगी तो वो पैकिंग फ्रैक्शन आप खुद निकालेंगे। एक बार और गो थ्रू कर लीजिए इसी पॉइंट से और फिर आप कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। अब वॉइड फ्रैक्शन, मैंने आपको बोला था कि जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया वो तो पैकिंग हो गई, लेकिन जो खाली स्पेस होता है उसको एक वर्ड बोला था मैंने आपको, उसको क्या बोलते हैं, उसको वॉइड बोलते हैं। तो वॉइड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, जितना भी आपका पैकिंग फ्रैक्शन आया उसको 1 में से सबट्रैक्ट कर दो, वो आपका वॉइड फ्रैक्शन होगा। तो 1 माइनस 0.52 विल गिव यू 48% ऑफ वॉइड फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी वॉइड परसेंटेज आ गई। बॉडी सेंटर्ड, रोकिए अपने वीडियो को और इस पार्ट को खुद सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर जरूर बताइए, ठीक है। चलिए, जब बॉडी सेंटर्ड की बात आती है तो बिल्कुल आपको प्रिमिटिव की तरह ही करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले रैंक निकला सेम, एक स्फीयर की वॉल्यूम, तो जितना भी रैंक है, जितना भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है उसको मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर दीजिए ए क्यूब से। अब ए क्यूब और आर को हम काट नहीं सकते हैं, तो हमें ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, साथ साथ करते हैं। इस तरीके का होता है आपका बॉडी सेंटर में होता है। रैंक कितना होता था,
याद कीजिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए कि रैंक कैसे निकालते हैं। हमने ये पिछली वीडियो में कैलकुलेट किया था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सब पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, अब आपका क्वेश्चन जरूर मेरे सामने आ सकता है कि मैम जब प्रिमिटिव में हमने a इज इक्वल टू 2r कंसिडर किया था तो यहाँ हम क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जब आपका सेंटर पे एटम होता है तो वो सिर्फ सेंटर से टच करते हैं, तो फिर वो अपने एज के अलोंग टच नहीं करते। तो अगर वो बॉडी सेंटर के अलोंग टच कर रहे हैं तो हमें पता है कि एक बॉडी सेंटर, जब आप इस पूरे बॉडी सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपके पास में 3 एटम्स ज्वाइन हो रहे हैं, यानी कि r बीच का 2r दैट इज इट्स डायमीटर एंड r, राइट। तो यहां से आपका ये रिलेशन आता है दैट 4r इज इक्वल टू √3a, बिकॉज बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a होता है। यहां से हमारे पास में r और a का रिलेशन आया, जो हम जब पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो वहां यूज करेंगे। परफेक्ट, बाकी सब बिल्कुल सेम है। क्या करना है, यहां से हमने a का वैल्यू निकाल लिया r की टर्म्स में। यस मैम, समझ नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रैंक निकाल लिया 2, हमें याद है रैंक 2 कैसे निकालते हैं। परफेक्ट, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा, इस बार 2 एटम्स है और एक स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 πr³ होती है, तो इस बार 2 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³। इस a का रिलेशन हम अभी कैलकुलेट कर आए हैं, ये वाला। तो इस रिलेशन को हमें इसमें पुट करना है, राइट। कर दीजिए। जैसे ही हमने इसे पुट किया हमारा आंसर आया 0.68। तो आप इमेजिन कर रहे हैं, और बिल्कुल सही भी है, जब हमने प्रिमिटिव निकाला था तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन 52 आया था। सेम क्यूब था, अगर आप सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स रखोगे तो उसमें से 52% पैकिंग थी, लेकिन सेम अगर आप सेंटर में भी एटम रख दोगे तो उसकी 68% हो जाएगी, तो पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ गई। ठीक है, चलिए फेस सेंटर्ड, अगर ये समझ आया तो अब आपको फेस सेंटर निकालना है। एक हिंट मैं आपको देती हूँ, फेस सेंटर में आपको फेस डायगोनल के अलोंग एटम्स को टच कराना है और वहां से a और r का रिलेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए करिए और फिर हम ये साथ में करेंगे। फेस सेंटर, इसका नाम क्लोजेस्ट क्लोज पैकिंग भी होता है। फेस सेंटर के अलोंग यानी कि फेस डायगोनल क्या होता है, अगर ये r है और ये r है तो ये डिस्टेंस अगर ये a है, ये हमारा a है, ये भी हमारा a है, तो ये √2a होगा। अब आप जल्दी से सोचिए कि 3 एटम्स फिर से टच कर रहे हैं, इसका r, इसका r और इसका 2r, यानी कि इस बार आपका 4r किसके बराबर हुआ, 2a के, क्योंकि ये एज लेंथ है, राइट। तो 4r इज इक्वल टू √2a हो गया। यहां से क्या आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसी को आपको सेम उसी तरह से यूज करना है। पुट कीजिए, यहां पे हमने ये निकाला रिलेशन, दे आर इन कॉन्टैक्ट। इफेक्टिव रैंक निकाला हमने 4, याद है हमने कैसे निकाला था, यस। तो जल्दी से देखिए, कैलकुलेट कीजिए, और ये आ गया आपका 74%। तो 74% क्या है, आपका पैकिंग फ्रैक्शन है। तो हम देख रहे हैं कि फेस सेंटर का पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है, फिर बॉडी सेंटर का और फिर प्रिमिटिव का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल। आगे आता है हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल। हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल के बारे में हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन अब हम करेंगे। चलिए, अगर आप रैंक निकालेंगे तो हेक्सागन के अंदर आप ये देखते हैं कि आपके कॉर्नर के ऊपर 12 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट इज 6 ऊपर और 6 नीचे, टोटल 12 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और इस बार हर कॉर्नर के ऊपर, क्योंकि क्यूब में 1/8 होता था, बट हेक्सागन के अंदर 1/6 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो यानी कि टोटल 12 × 1/6 कॉन्ट्रीब्यूशन एट कॉर्नर, ठीक है। उसी तरह से अगर आप फेस की बात करेंगे तो फेस के ऊपर आपके यहां पे भी और यहां पे भी आपका एटम प्रेजेंट होता है और यहां भी आपका प्रेजेंट होता है। तो टोटल फेस के ऊपर तो ऑब्वियसली हाफ ऊपर हाफ नीचे, तो 2/2 1 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। उसी तरह से अगर आप बॉडी सेंटर की बात करेंगे
तो सेंटर ऑफ योर बॉडी के ऊपर आपके टोटल 3 एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपके पास में टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 6 आ जाता है। एज के ऊपर कुछ नहीं होता तो वो 0 हो जाएगा और हमारा 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से आपको ये रिलेशन याद रखना है दैट योर ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है। जो आपका एज लेंथ है, क्यों? क्योंकि ये वाला एटम और ये वाला एटम टच कर रहा होगा और ये ए है तो ए इज इक्वल टू 2r होगा। हाइट ऑफ हेक्सागन क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है वो 4r/√2/3 होती है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बहुत हेल्प आएगी, ठीक है। ओके फाइन। अगर हमें पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है अगर हम यहाँ का एरिया निकाल दें, ये क्या है? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ऐसे 6 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो 6 को अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल से मल्टीप्लाई कर वॉल्यूम दैट इज योर हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम आ जाएगा। यस, तो यही हमने किया है। 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इंटू हाइट जो हमने अभी कैलकुलेट की थी, उसको मल्टीप्लाई किया तो आपका वॉल्यूम आ गया 24√2r³, ठीक है। और हमने r और a के बीच में रिलेशन तो निकाल ही लिया, परफेक्ट। तो यहां से हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, यहां से हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 6 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 24√2r³ विच इज इक्वल टू 74%। तो 74% जो है ये है आपका पैकिंग फ्रैक्शन फॉर योर हेक्सागोनल यूनिट सेल। इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपको सारे के सारे पैकिंग फ्रैक्शंस निकालने आने चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप सभी निकाल लोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब आता है, हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास में एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर जिसकी एज लेंथ a है और आपके पास में एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो आप इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? सेम कॉन्सेप्ट, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो अभी वॉल्यूम की बात नहीं कर सकते हैं, एरिया की बात करेंगे। तो एक स्फीयर का एरिया कितना होता है? πr² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर a²। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके पास r की वैल्यू हो, आपके पास a की वैल्यू हो तो आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस आपको आगे और हम हेल्प करते रहेंगे। कीप सीइंग दिस वीडियोस एंड लेट अस नो कि आपको और क्या क्या देखना है। एंड आज की वीडियो देखकर आपके सारे डाउट्स जरूर क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप जरूर हमारी स्नैपसॉल्व ऐप को डाउनलोड कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।